फर्टिलाइजर स्पेस से कोरोमंडल इंटरनेशनल है, तो बजट के साथ साथ आपको इस स्टॉक के नतीजों पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि 1 तारीख को ही भी इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 28% की बढ़त के साथ 340 करोड़ का हमारा अनुमान है। और साथ साथ अगर आप कंपनी की आय देखें तो यहां पर जो इनकी फर्टिलाइजर वॉल्यूम है करीब 22% बढ़ने का अनुमान करके चल रहे हैं, और उसी वजह से इनकी जो आय है, जो क्रॉप प्रोटेक्शन रेवेन्यू है, वहां पर भी करीब 7-8% की बढ़त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है आपको इनके मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आएगा। करीब 13.7% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। और बजट में एक और बड़ा ट्रिगर भी तो है, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वहां पर उसकी जो वैल्यू है 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 90,000 करोड़ तक करने की बातें हो रही हैं। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो डेफिनेटली जो फर्टिलाइजर स्पेस है इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आप देखिए ऑनगोइंग जो रबी सीजन है वो तो बेहतरीन हो ही रहा है, उससे Q3 नतीजे तो बेहतर आएंगे, पर बजट बहुत बड़ा ट्रिगर है कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए। बजट बड़ा ट्रिगर है कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए और नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं कंपनी के। स्टॉक भी अगर आप देखें तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, कोरोमंडल का चार्ट जरा देखें 840 के लेवल्स पर, क्या बता रहा है आपको? दीपांशु, कोरोमंडल के अंदर हर डिप्स में बाइंग देखने को मिलती है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि स्टॉक यहां से वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 850 860 का लेवल निकलने के बाद 900 रुपए तक के लेवल कोरोमंडल में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो लोग होल्ड करें। नीचे में 810 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 850 860 का लेवल निकलने पे 900 रुपए तक के लेवल कोरोमंडल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पर यहाँ पर राय, यहाँ नतीजे मजबूत आने की संभावना है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बिगुल का विश्वेश जी के लिए। बताएं विश्वेश जी, क्या करना है? देखिए अनिल जी, एक स्पॉइलर दिख रहा है और मेरे हिसाब से दिस कैन वेरी वेल डेंट द मार्केट, एंड आई जस्ट थॉट टू हाईलाइट, क्योंकि शायद थोड़ा सा कॉशन है। रिलायंस, मुझे लग रहा है रिलायंस मेजर ब्रेकडाउन कर रहा है, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इवेंट को अगर मैं हाइंडसाइड में रखूं कि सपोज कुछ नहीं है, और अगर प्योरली मैं प्राइस देखूं तो मुझे लग रहा है रिलायंस इज हेडिंग अनदर 100-200 रुपीज डाउन फ्रॉम द करंट लेवल। प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लग रहा है आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के साइडवेज कंसोलिडेशन को ब्रेकडाउन दे रहा है, और जिस हिसाब से ये जा रहा है विदाउट एनी रिकवरी, आई एम स्टार्टेड वंडरिंग कि शायद दिस कैन बी द सोल्ड स्टॉक व्हिच कैन नॉट लेट द मार्केट रिकवर, स्पेशली निफ्टी। तो रिलायंस को शॉर्ट करना है जी यहाँ पे करंट लेवल पे, और मुझे लगता है कि 1920 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, और यहाँ पे 1800, 1750, 1700 तक के टारगेट रहेंगे। दिस कैन बी अ वेरी वेल गुड हेज इन माय ओपिनियन फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव आल्सो, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द बजट क्या आता है, द स्ट्रक्चर, द वे द रिलायंस इज ब्रेकिंग डाउन, मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। तो थोड़ा सा रिलायंस पे कुछ नेगेटिव संकेत बन रहा है। यहाँ पे आप ऑप्शन भी खरीद सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉशन। अगर स्टॉप लॉस हो गया आई विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन फिलहाल के लिए एज अ ट्रेडर आई वुड लाइक टू टेक दिस ट्रेड विद अ डिफाइंड रिस्क ऑफ 1920 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, तो 1700 1750 रिलायंस आने की तैयारी में, और अगर ऐसा हो गया विश्वेश, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हाल होगा? देखिए अनिल जी, दो चीज है। मैंने एक थियरी कहीं पढ़ी थी, IIM में पढ़ाई जाती है, बॉक्स थियरी। तो बॉक्स थियरी में क्या होती है, अपने सारे थॉट को एक बॉक्स में रखो और दोनों के बीच में लिंकेजेस ना बनाओ। तो मैंने ये चीज मार्केट में बहुत अच्छे से सीखी। मैंने रिलायंस को पॉजिटिव और निफ्टी को नेगेटिव भी दिखा है, निफ्टी को नेगेटिव और बैंक निफ्टी को बहुत पॉजिटिव भी दिखा है। तो इन शॉर्टर टर्म बहुत ज्यादा जो कोरिलेशन है वो बहुत ज्यादा कई बार डिस्पेयर भी हो जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है बहुत अच्छा स्टिमुलस PSU के लिए हो और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा करे, और रिलायंस की वजह से शायद निफ्टी ना अच्छा करे। तो इन माय ओपिनियन दिस इज द ट्रेड व्हिच आई एम सीइंग। तो रिलायंस तो डेफिनेटली वीक है अनिल जी, इतना तो मैं बताना चाहूंगा। और मैं इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में बाय दिया था, निफ्टी पे नहीं दिया था। बट 200 DA में थर्ड अटेम्प्ट में तोड़ा है अनिल जी। दिस इज, कोई भी चार्टिस्ट को पूछ लीजिए, आप कुणाल जी को पूछ लीजिए, नो ब्रेनर शॉर्ट है सर। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त रिलायंस पर बिकवाली की आती दिख रही है। आइए नितिन जी हमारे साथ तैयार है, वक्त है निफ्टी पर निशाना लगाने का। बताएं नितिन जी, क्या करना है? डेटा नेगेटिव है रोल ओवर्स के बाद, और हम लोग यहाँ पे बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं नेगेट पुट ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ। बट ये है कि कॉल तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए।
और आज ये बहुत बड़ी ट्रैपिंग हुई है, मार्केट जो ऊपर 100 पॉइंट गया नीचे से, और वहां पे काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस, हंटिंग जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके की चीजें कटी हैं पोजीशंस, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे अनिल जी 13,800 की पुट ऑप्शन लेंगे और उसके अगेंस्ट में हम 13,650 की पुट ऑप्शन बेच देंगे। इस प्रोसेस में मुझे 75 रुपीज का प्रीमियम लग रहा है अभी, 75 रुपए का, और स्टॉप लॉस आधा का रखेंगे, यानी कि 30-35 रुपए मुझे लॉस होने लगे तो मैं निकल जाऊंगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि निफ्टी गिर के 13,600 13,500 ऐसे आ सकती है, तो उस केस में हम इसमें ये मेरी स्प्रेड डबल हो सकती है। और बजट भी सामने है तो वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी, बट व्यू नेगेटिव ही है और ऐसा लग रहा है कि 13,500 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। रोल ओवर जो हुए हैं फेब्रुअरी सीरीज में, वो एक तो नेगेटिव रोल ओवर्स हैं, काफी दिनों के बाद मुझे शॉर्ट रोल ओवर्स दिख रहा है। दूसरा कम रोल ओवर्स हुए हैं, यानी बाइंग इंटरेस्ट कम है। एफआईज का भी डेटा शॉर्ट रोल ओवर्स की तरफ ही है। तो निफ्टी में हम नेगेटिव बियर स्प्रेड्स बना रहे हैं और बैंक निफ्टी में भी हम बियर स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। नेकेड नहीं ले रहा हूं जी, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। और हम ये जो बैंक निफ्टी में करेंगे वो हम यहाँ पे 13,800 की हम लेकर के 13,800 की हम लेके 13,400 हम बेच सकते हैं, जो करीब 180 रुपीज में बन रही है। और ये स्प्रेड मुझे लग रहा है कि डबल हो सकती है, यानी कि बैंक निफ्टी गिर के बैंक निफ्टी 30,800 लेके 30,000 हम 400 बेचेंगे और बैंक निफ्टी 30,000 की तरफ आ सकती है, यानी यहाँ से बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट की सेलिंग आपको 2-3 दिनों में बड़े आराम से मिल सकती है। प्रभु, ये तो जिस तरह से गया नितिन जी, ये क्या मतलब नॉन स्टॉप गया एकदम से 100 पॉइंट 500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी बढ़ने में वक्त ही नहीं लगाया। बिल्कुल जिस तरह से बढ़ा है उसी स्पीड से गया। अच्छा हो कम से कम 31,200 में बोल लेवल पर आपने बोल निकल जाइए, आज के लिए हो गया। अच्छा नितिन जी, 1 मिनट वापस रुकिएगा लाइन पे। 13,800 का एक पुट लेना है निफ्टी का, 13,650 का बेचना है, इन दोनों को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी? इतनी तेजी से लेवल चेंज हो रहे हैं, मेरे प्राइस ही इधर उधर चले जा रहे हैं। मैं फिर से ठीक बात है। अभी क्या है कि वो कॉस्टली हो गई है, मैं एक दूसरी लेता हूँ, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अभी उतनी गिरी नहीं है जितनी निफ्टी गिर गई है। बैंक निफ्टी का रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे, अब मैं दूसरी एक स्ट्रेटजी रिवाइज करके दे रहा हूँ। हम बैंक निफ्टी की 30,500 की ले लेंगे और उसके अगेंस्ट में हम 30,000 बेच देंगे, यानी मैं 500 रुपए की डिफरेंस की स्प्रेड बना रहा हूँ। ये 205 रुपए में बन रही है। आपका मैक्सिमम रिस्क जो स्टॉप लॉस रखना है ये 100 रुपए का रखना है, और ये जो 200 रुपए की डिफरेंस है ये डिफरेंस बढ़ के 500 हो सकता है, यानी बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे बड़े आराम से जा सकती है। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। 30,500 ले लें और 30,000 बेच दें। सिंपल है, सुनने में भी सिंपल है और बनाने में भी सिंपल है। 18-20 हजार का मार्जिन लगेगा। 30,500 की पुट लेके 30,000 की बेच सकते हैं। सर हुआ क्या है ये जरा समझाएं। वो कुछ नहीं, डाउ फ्यूचर्स में कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये बजट है, वही वाली बात है। किसी को तो कुछ तो पता है बजट में कुछ खराब आएगा, एक न एक चीज खराब आएगी, तो 800 पॉइंट भागा। हाँ, एक न एक चीज खराब आएगी जो झटका लगाएगी आपको। हाँ, वही झटका है, वो झटका है। हाँ, एक न एक चीज खराब आएगी। अब वो एक चीज क्या है? बोलो। कोविड सेस मुझे लगता है कोविड सेस तो गिवन है कहीं, मतलब कोई कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना बढ़ा दे कहीं। गेन्स किसकी 15 से 20% कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर वित्त मंत्री जी को ये लगता है कि पिछले पूरे साल में अगर किसी ने पैसा बनाया तो इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, और स्पेशली ट्रेडर्स ने, क्योंकि नए नए लोग बहुत आए ना मार्केट में, उनके सबके शॉर्ट टर्म ही अभी तक, उनके लॉन्ग टर्म वाली कैटेगरी में अभी तक वो पहुंचे नहीं है, तो उसी पे प्रॉफिट बुक करे। तो अगर 15 से 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स हो जाए तो फिर एक बार तो झटका लग ही जाएगा ना जी। तो कहीं कहीं मार्केट बजट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज पढ़ने, समझने, डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो इस तरह की सेलिंग नहीं आती जी। बदला कुछ भी नहीं है। लेकिन यही बात है, इसलिए आज सुबह जब आप पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए बजट में, बजट में क्या होगा, आपको क्या, वो सब छोड़ दीजिए। आप क्या रिस्क मैनेज कर सकते हैं वो देखिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं उसके बारे में मत सोचिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपके हाथ में अपनी रिस्क मैनेज करना है। और वो जबकि उल्टा देखिए, डाउ फ्यूचर्स उल्टा सुधरे ही हैं, खराब नहीं हुए। 235-40 से तो 210-205 रह गए। एनीवे, तो ये है जो भी। अब आप देखिए क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी 30,500 का पुट लेना है और 30,000 का पुट बेचना है। ये राय नितिन जी की आती है। इसी पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं हमारे विश्वेश जी भी। विश्वेश जी बताएं सर।
देखिए अनिल जी, मैं आपको सुन रहा था और हमने शो की शुरुआत में बैंक निफ्टी बाय करके एग्जिट भी इसीलिए करा दिया क्योंकि देखिए रिलायंस एक अकेला मेरे हिसाब से ट्रेड है जो बहुत लार्जली स्विंग कर सकता है निफ्टी को। तो मुझे अभी भी बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि शायद बैंक निफ्टी ने कल का लो भी नहीं तोड़ा अनिल जी, आप समझिए, कल का लो तो छोड़िए कि मॉर्निंग का लो तक नहीं तोड़ा अभी तक। और जबकि निफ्टी 13,925 वाला 13,675 आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी की वीकनेस हैज टू बी एट्रीब्यूटेड टू रिलायंस एंड पार्ट ऑफ इट टू बी आईटी। तो मैं ये सलाह दूंगा, मतलब जितना डेटा मैंने अभी तक रीड किया है, डोंट मिक्स योर निफ्टी नेगेटिविटी अराउंड द बैंक निफ्टी, दैट इज माय डेटा रीडिंग सो फार। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ अनिल जी, आईवी बहुत ज्यादा हाई है, 32 की आईवी है, इनफैक्ट 35-37 की आईवी जस्ट नाउ हो गई है निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे नेकेड ऑप्शन बाय करके नहीं पैसा बनेगा। ऑल यू हैव टू डू इज स्ट्रैटेजी, कैलेंडर स्ट्रैटेजी या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी करना है। बेस्ट होगा कि इवेंट के बाद करिए, स्पीच के बाद ट्रेड करिए, दैट वुड बी द वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव राइट नाउ। अब से मंडे दोपहर तक बाजार पर कॉशियस व्यू बनते हुए दिख रहा है और हम देख भी रहे हैं कि उसका इंपैक्ट काफी तेज वॉलेटिलिटी है। इस बीच टाटा स्टील ने साब के साथ डील टूटने की पुष्टि की है। ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी। 12 बजे के आसपास साब की तरफ से बयान आया था कि उन्होंने बातचीत खत्म कर दी है। टाटा स्टील की जो नेदरलैंड्स की यूनिट है, बड़ा प्लांट है, 7.5 मिलियन टन पर एनम का प्लांट है, जिसको टाटा स्टील एक डील कर रही थी साब के साथ, जिसकी वजह से उनको यूरोपियन कारोबार की डेट में भी मदद मिलती। वो डील अब कैंसिल हो गई है। टाटा स्टील कह रहा है कि उनका एफर्ट रहेगा कि आगे जाकर भी जो ये डील एवरेजिंग की बात चल रही है यूरोप की, उस पर कामकाज चलता रहे। पर फिलहाल ये जो साब के साथ बातचीत हो रही है वो टूट चुकी है। तो हमने देखा कि यूरोप में अब 2 जगहों से टाटा स्टील को डिसअपॉइंटमेंट मिला है। जो थाइसन ग्रुप के साथ डील थी वो तो यूरोपियन रेगुलेटर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके वजह से नहीं हुई। अब साब के साथ भी ये डील नहीं हो रही है जो उनके नेदरलैंड्स के कारोबार के बारे में थी। तो टाटा स्टील पर डेफिनेटली आप नेगेटिव खबरों का इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं। किरण जी, टाटा स्टील सुबह जब ये खबर आई थी, हमने हाईलाइट करी थी, तब स्टॉक प्रेशर में था, उसके बाद अच्छी रिकवरी आई, अब वापस स्टॉक प्रेशर में आ गया है और 600 के लेवल्स पर है। क्या राय बनती है सर? नहीं, चार्ट्स ने तो अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ दिया है और जिस तरीके से ये स्टॉक नीचे आ रहा है, मेरा मानना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आता है, मीनिंगफुल जो आता है, वो है 584। तो 584 585 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। और इसी क्षेत्र का एक स्टॉक है, तो उसके लिए प्लीज बिगुल बजवाइए। चलिए बिगुल, किरण का कमाल।